हेलो। सबको मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हॅलो. हा केलंय हे होत नाही का? दोघ जण तिघ जण पाहत आहेत. बघ बरं जरा भारतीय पिक्चराच्या जेवण केलं पाहिजे. भोसले सर पाहत आहेत? हा नारायण लोक पाहत आहेत. सर मेरा आवाज आ रहा है आपकी तरफ? हेलो। हाँ। सबको मेरा जय भीम। मैं पहले जो संगठन है, जो भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन जो है, इस संगठन को धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे ये महात्मा फुले और बाबा साहेब इन दोनों का जो स्त्री प्रश्न के ऊपर क्या सिद्धांकन है या उनकी जो स्त्रीवादी भूमिका जो है वो भूमिका सबके सामने रखने के लिए इनवाइट किया। इसीलिए मैं इस संगठन को और प्रभाकर भाऊ को धन्यवाद कहूँगी। भारतीय समाज में जो विषमता है वो विषमता बदलने के लिए यहाँ पे जो महामानव है उन्होंने जो प्रयास किया वहाँ उसमें गौतम बुद्ध है, शिष्य भिक्खु आनंद है, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और ये धरती किसी शेषनाग पर नहीं खड़ी है, तो ये श्रमिकों के तल हाथों पर खड़ी है, ये कहने वाले कॉमरेड अन्ना भाऊ साठे। यहाँ पे स्त्री पुरुष तुलना ये निबंध लिखकर जो प्रश्न खड़ा किया स्त्री पुरुष विषमता का वो ताराबाई शिंदे। यहाँ पे दलित महिलाओं की जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है, जो क्वेश्चन है, वो सबसे पहले सामने रखने की जो कोशिश मुक्ता साळवे ने की। और जो यहाँ पे अगर हमें भारतीय समाज में, जो भारतीय समाज आज जात वर्ग और पितृसत्ता इस विषम व्यवस्था पर खड़ा है, कहकर जो एक नए तत्वज्ञान की निर्मिति जिन्होंने की, जो कॉमरेड शरद पाटिल है, इन सबको मैं पहले अभिवादन करती हूँ। और दूसरा, इस लॉकडाउन में जो मजदूर, जो श्रमिक, जो कामगार आज रास्ते पर आए हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, और 2 दिन पहले जो हमारे सबके आंखों से जो नहीं जा पा रहे या दिल से नहीं जा पा रहे, जो 16 मजदूर जो औरंगाबाद में ट्रेन के नीचे आ गए, कुचल कर चले गए, जो एक व्यवस्था की, जिसे हम व्यवस्था की वजह से हुई जो हत्या है, वो हत्या हम नहीं भूल पा रहे हैं। उन सारे मजदूरों को, जो भूखे मर रहे वो मजदूरों को, जिनका काम किया है, उन मजदूरों को, उन बहनों को मैं अभिवादन करती हूँ। और आज मुझे जो सुन रहे हैं उनको सबको मैं पहले जय भीम और लाल सलाम। जिस विषय पर मैं बात करना चाह रही हूँ वो विषय है भारतीय समाज व्यवस्था में जो महात्मा फुले और बाबा साहेब है, उन्होंने स्त्री प्रश्न की बात कैसे रखी, उनका क्या स्त्रीवादी विचार था। हम देखते हैं भारत को समझने के लिए वसाहत काल से शुरुआत हुई है। मतलब कॉलोनियल टाइम्स में अलग अलग लोगों ने भारतीय समाज समझने की कोशिश की है, लेकिन महात्मा फुले और बाबा साहेब ऐसे जिन्हों हम महापुरुष कहते हैं, ये इन्होंने भारतीय समाज समझने, ना कि उनकी भारतीय समाज समझने की कोशिश की, लेकिन वो समाज बदलने की भी कोशिश की।
भारतीय समाज के बारे में अलग अलग सिद्धांकन किए गए। अलग तो भारतीय समाज है, जाति पर खड़ा हुआ समाज है। जाति पर जो विषम व्यवस्था है वो जाति पर आधारित विषम व्यवस्था है। जब हम महात्मा फुले का सिद्धांकन समझने की कोशिश करते हैं, आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज 11 मई है और आज ही हम देखते हैं कि महात्मा फुले को महात्मा ये पदवी दी गई। और महात्मा ये पदवी दी गई, देखो, क्योंकि महात्मा फुले ने जो जाति सिद्धांकन किया, वो जाति सिद्धांकन खाली जाति को समझने के लिए नहीं किया। तो महात्मा फुले के जाति सिद्धांकन में बदलाव का भी एक विचारधारा है। और दूसरा, वो जाति सिद्धांकन जब किया गया, वो जाति सिद्धांकन के केंद्र स्थानी हम देखते हैं, वो केंद्र स्थानी महिलाएं हैं, स्त्री प्रश्न है। वो विषम व्यवस्था महात्मा फुले ने स्त्री प्रश्नों के संदर्भ में, स्त्रियों के विषम व्यवस्था में, स्त्री के अत्याचार के संदर्भ में महात्मा फुले ने जाति को समझने की कोशिश की। भारतीय समाज में जो गुलामगिरी है, जो स्लेवरी है, वो स्लेवरी हम देखते हैं कि महात्मा फुले ने स्त्री और पुरुष इनके दोनों के गुलामगिरी के संदर्भ में जाति समाज को समझने की कोशिश की। इसीलिए हम कहते हैं कि महात्मा फुले जब सिद्धांकन कर रहे हैं, स्त्री प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं, वो स्त्री प्रश्न की बात महात्मा फुले अलग तरीके से नहीं कर रहे। मतलब हम एक अलग करके, मतलब ये पुरुष प्रधान संस्कृति है और ये जाति समाज है, ऐसे महात्मा फुले नहीं देख रहे। एक मानसिकता के तौर पर महात्मा फुले इस गुलामगिरी को नहीं देख रहे। तो महात्मा फुले गुलामगिरी की बात कर रहे हैं, तो ये गुलामगिरी की बात, ये भौतिक भी कैसे है, वो मटेरियल भी कैसे है, और ये मटेरियलिटी कैसे फंक्शन होती है, इसकी बात महात्मा फुले कर रहे हैं। महात्मा फुले कह रहे हैं कि जो गुलामगिरी हम देख रहे हैं, ये गुलामगिरी या विषम व्यवस्था, इसका केंद्र बिंदु स्त्री है। स्त्रियां, महिलाओं के ऊपर जो जाचक अटी है, जाचक निर्बंध जो है, इनकी वजह से महात्मा फुले कह रहे हैं कि ये जाति समाज एक स्लेवरी, ये फंक्शन हो रहा है, ये विषम व्यवस्था बना है। वो कहने के लिए महात्मा फुले एक कुलंबिन अखंड लिख रहे हैं। वो कुलंबिन अखंड, आज हम की बात हो रही है, अब्राह्मणी स्त्रीवाद की बात हो रही है, मेनस्ट्रीम स्त्रीवाद की बात हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि 90s में दलित स्त्रीवाद की बात हो रही है, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो अब्राह्मणी स्त्रीवाद है, इस अब्राह्मणी स्त्रीवाद का जिसे हम क्रक्स कहते हैं, जिसे हम आइडियोलॉजी कहते हैं, वो महात्मा फुले, ताराबाई शिंदे और मुक्ता साळवे ने लिखा हुआ ऐसे, ये अब्राह्मणी स्त्रीवाद का आइडियोलॉजी है। ये महात्मा फुले कह रहे हैं कुलंबिन अखंड लिखकर कि किस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक जो बहुजन स्त्री है, जो दलित स्त्री है, जो भटकी स्त्री है, उसका व्यवहार कैसे रहता है। अगर उस व्यवहार को हम देखेंगे तो उससे समझ में आता है कि जो सरप्लस जो है, जाति व्यवस्था जो है, जाति समाज जो है, जाति संरचना जो है, जो आर्थिक जाति समाज, ये मानसिक समाज नहीं है। कि खाली मैं इस जाति का हूँ, आप इस जाति का है और मन परिवर्तन हो जाएगा, हम शिक्षित हो जाएंगे और ये मन परिवर्तन हो जाएगा तो ये विषम व्यवस्था चली जाएगी, ऐसे नहीं है। ये जो एक विषम व्यवस्था निर्माण की गई, ये विषम व्यवस्था हम देखते हैं, ये विषम व्यवस्था श्रम को लेकर बनाई गई है। और महात्मा फुले, जो हम आगे जाकर देखेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी अपने जाति सिद्धांकन जब कह रहे हैं, वो जाति सिद्धांकन के केंद्र में, सेंट्रल में जो बात कर रहे हैं, वो बात महिलाओं को लेकर कर रहे हैं। यहाँ पे महात्मा फुले कह रहे हैं कुलंबिन अखंड लिखकर कि जो कुलंबिन है, जो शेतकरी स्त्री है, जो बहुजन स्त्री है, जो दलित स्त्री है,
वो सुबह से लेकर शाम तक जो काम करती है, वो काम की वजह से जो सरप्लस है, वो सरप्लस जो कास्ट इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, वो कास्ट इकोनॉमी का सरप्लस जो है यहाँ पे शेठ जी और भट्ट जी लेकर जा सकते हैं। और महात्मा फुले कह रहे हैं कि भारतीय स्त्री ये ओनली पुरुष प्रधान संस्कृति की बंदीवान नहीं है। तो ये जब पुरुष प्रधान संस्कृति की बंदीवान बनाई गई है, ये हम देख रहे हैं कि वो पुरुष प्रधान संस्कृति की बंदीवान है, लेकिन ये पुरुष प्रधान संस्कृति जो है, इस संस्कृति का पाया हम कह रहे हैं कि जाति समाज है, ये ब्राह्मणी व्यवस्था है। और महात्मा फुले कह रहे हैं कि अलग अलग जो धर्म के व्यवहार जो है, इस धर्म के व्यवहार में बहुजन स्त्री को, दलित स्त्री को, जिसे हम कहते हैं कि आदिवासी स्त्री, भटकी स्त्री, नोमैडिक स्त्री, इनको बंदीवान बनाया गया। ऐसे कल्चर्स की निर्माण, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक महात्मा फुले कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक रिचुअल है, उस रिचुअल में हमारा भारतीय समाज को जकड़ा गया है। और उस रिचुअल से महात्मा फुले कह रहे हैं जो आर्थिक वर्कड़ है, जो आर्थिक सरप्लस जो है, यहाँ के शेठ जी भट्ट जी लेकर जा रहे हैं। तो महात्मा फुले के जाति सिद्धांकन में भी हम देख रहे हैं कि स्त्री जो है वो स्त्री केंद्र बिंदु है। जब महात्मा फुले समाज बदलने की बात कर रहे हैं, तो वो समाज बदलने के लिए ज्ञान की बात कर रहे, विद्या की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लोगों को अज्ञानी रखने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया कि जो ज्ञान है, जो विद्या है, ये सबके लिए खुली नहीं है। तो यहाँ पे विद्या का निर्बंध डालकर यहाँ पे जाति समाज में विषमता बनाई गई, ऐसे महात्मा फुले कह रहे हैं। और वो महात्मा फुले अखंड लिख रहे हैं कि विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, एवढे सगळे अनर्थ एका अविद्येने केले। महात्मा फुले कह रहे हैं कि जो शेतकरी है, जो फार्मर्स है, उनकी जो दुर्दशा देख रहे हैं, या जो बहुजन स्त्री या दलित स्त्री है, उनकी जो दुर्दशा देख रहे हैं, ये सारी दुर्दशा जो है, वो दुर्दशा एक तरफ धार्मिक गुलामगिरी है, वो धार्मिक गुलामगिरी की वजह से फंक्शन होती है। और दूसरी तरफ जो लोग सवाल नहीं कर रहे, वो सवाल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों को यहाँ पे अज्ञानी रखा गया है, विद्या के निर्बंध डाले गए हैं। और जब ये विद्या के निर्बंध मतलब स्कूल, सबके लिए स्कूल शुरू होंगे, सब लोग स्कूल मतलब विद्या ले पाएंगे, तभी हम जाति समाज में जो विषमता है, उस विषमता को समझकर एक नया समाज की बात कर पाएंगे, ऐसे महात्मा फुले कह रहे हैं। यही एक सूत्र लेकर हम देख रहे हैं कि आगे जाकर बाबा साहेब भी अपने जाति का सिद्धांकन कर रहे हैं। और बाबा साहेब भी जब कास्ट का थियोराइजेशन कर रहे हैं, उनके थियोराइजेशन में भी, कास्ट के थियोराइजेशन में जो सेंट्रल प्रिंसिपल रहा है, वो सेंट्रल प्रिंसिपल जो है विमेन का ऑपरेशन, विमेन का सबऑर्डिनेशन, विमेन का एक्सप्लॉइटेशन, ये बाबा साहेब के कास्ट के थियोराइजेशन में है। यहाँ पे बाबा साहेब कह रहे हैं कि एंडोगामी और प्यूरिटी और पोल्यूशन ये सेंट्रल प्रिंसिपल है कास्ट और पेट्रियार्की के। यहाँ पे बाबा साहेब भी महात्मा फुले की तरह कह रहे हैं कि अगर हमें समाज को समझ कर लेना है, भारतीय समाज को अगर समझ कर लेना है, तो यह हमें स्त्री पुरुषों के प्रश्नों को एक साथ देखने की जरूरी है। और बाबा साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि एंडोगमी ये जाति समाज की है, वो सोल है, वो आत्मा है। मतलब एंडोगमी के वजह से यहाँ पे जाति पितृसत्ता ये फंक्शनिंग रही है। जाति पितृसत्ता आधार पर जो समाज व्यवस्था बनी है, उसका की या सेंट्रल या सोल जिसे हम कहते हैं, वो एंडोगमी है। और वो एंडोगमी अबाधित रखने के लिए, ये एंडोगमी
के कंटिन्यूशन के लिए यहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज बनाए गए। और देखो, हम ये रीति रिवाज जो बनाए गए, वो रीति रिवाज, सारे रीति रिवाज हम देख रहे हैं, ये सारे रीति रिवाज किसके कंधों पर खड़े हुए हैं? एंडोगमी, जिसे हम ऊपर से हमें देख रहे हैं कि एंडोगमी मीन्स कास्ट में मैरिज करना है, कास्ट में शादी करनी है, जाति आधारित शादी। ये जाति का मूलभूत और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वैशिष्ट्य है हम जिसे कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये महिलाओं के कंधों पर खड़ा है। यहाँ पे एंडोगमी जो है, ये एंडोगमी जो फंक्शन होती है वो महिलाओं के मतलब कंट्रोल ऑन विमेन सेक्सुअलिटी पर ये एंडोगमी चलती है। और ये एंडोगमी जो है वो ओनली एंडोगमी से कास्ट और पेट्रियार्की नहीं है। यहाँ पे एंडोगमी और डिवीजन ऑफ लेबरर, तो हमें अगर जाति समाज को समझ कर लेना है या इस विषम व्यवस्था को समझ कर लेना है, तो हमें कास्ट में जो एंडोगमी है और डिवीजन ऑफ लेबरर है, ये दोनों को एक साथ अगर देखना होगा। अगर जब तक हम ये दोनों को एक साथ नहीं देखेंगे तो हमें कास्ट की इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी समझ में नहीं आएंगी, या हमें वो जाति आधारित जो समाज व्यवस्था है उस बदलाव की तरफ हम नहीं जाएंगे। हमें अगर उस बदलाव की तरफ जाना है तो डिवीजन ऑफ लेबरर की भी बात करनी होगी, और दूसरी तरफ जाति समाज का जो आत्मा है, जो सोल है, हाँ, जो क्रक्स है, वो जो सेंट्रल पॉइंट है एंडोगमी, उसे हमें समझ कर लेना होगा। और ये एंडोगमी जो है वो एंडोगमी हम देख रहे हैं, ये एंडोगमी जिनके कंधों पर है या जिनके वजह से जाति समाज एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर पर खड़ा है, वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो बनता है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता है वीमेन के प्यूरिटी और पोल्यूशन के आइडिया पर। और दूसरा जो महत्वपूर्ण आइडिया है वो आइडिया है लेबर का। मतलब भारतीय समाज में जो प्यूरिटी और पोल्यूशन की जो बात होती है, वो वीमेन को लेकर होती है, और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे प्यूरिटी और पोल्यूशन का आइडिया फंक्शन होता है, वो होता है लेबर। और वो जो बात है वो एंडोगमी और डिवीजन ऑफ लेबरर की जो एक साथ अगर हम बात करेंगे, एक साथ समझेंगे उसको, तो ही हम एक स्त्री पुरुष समता, हमें अगर महात्मा फुले ने जो समाज की बात की है, बाबा साहब ने जो समाज की बात की है, वो समाज की तरफ अगर हमें जाना होगा तो एंडोगमी और डिवीजन ऑफ लेबरर की बात एक साथ देखनी होगी। क्योंकि कास्ट की इकोनॉमी जो बनी है, जो ये कास्ट की इकोनॉमी इसी वजह से बनी है। हम फिर से देखेंगे कि जो महात्मा फुले कह रहे हैं कि कुड़म्बिन अखंड जो कह रहे हैं, इस कुड़म्बिन अखंड में महात्मा फुले डिवीजन ऑफ लेबरर की बात कह रहे हैं। यहाँ पे महात्मा फुले कह रहे हैं यहाँ पे विमेन एक होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है, जिसे हम इतने सालों तक महिलाओं के दुख जो है, महिलाओं के जो प्रश्न है, हम एक जिनसी है, एक तरह से है, एक समान है, ऐसे जो देखते आए हैं। महात्मा फुले कह रहे हैं इस महिलाओं के प्रश्नों को एक तरह से हम नहीं देख सकते। अगर जाति समाज एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर पर खड़ा है तो हमें महिलाओं के प्रश्न भी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर की तरह ही देखना होगा, क्योंकि महिलाओं के प्रश्न इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। उनको जो एक संरचना, महिलाओं के प्रश्नों की जो संरचना है, वो संरचना, उसका बेस ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। अगर ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर, अगर हम है जाति समाज है, ये जाति पितृसत्ता है कह रहे हैं, तो ये महिलाओं के प्रश्न भी इस जाति और पितृसत्ता के व्यवस्था में ही बने हुए हैं। उसी तरह ही उनका एक संरचना बनी है, और वो संरचना मतलब महिलाओं के प्रश्न में ही मैं कहना चाह रही हूँ कि महिलाओं के प्रश्न में ही, क्वेश्चन में ही हमें जाति पितृसत्ता समाज को समझ कर लेना होगा। यहाँ पे
कंट्रोल ऑन वीमेन सेक्सुअलिटी भी हुआ और कंट्रोल ऑन वीमेन के प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव जो लेबर है उस लेबर पर भी कंट्रोल हुआ। और उस कंट्रोल की वजह से ही हम देख रहे हैं कि जाति समाज ही निर्माण हुआ है या जाति समाज ही गतिमान हुआ है, जाति समाज में एक कंटिन्यूटी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाति समाज में बदलाव नहीं आया है या जाति समाज एक स्टैग्नेंट है, ऐसे मैं नहीं कहना चाह रही हूँ। जाति समाज या जाति पितृसत्ता स्टैग्नेंट जरूर नहीं है, लेकिन जाति समाज में जो बदलाव आए हैं, जो बदलाव आते गए हैं, उस बदलाव में जो बेस है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर का जो बेस है और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो एक्सप्लॉयटेशन की कंटिन्यूटी है, उसका रिकंस्ट्रक्शन होता गया है। और उस रिकंस्ट्रक्शन स्त्री और पुरुषों के प्रश्नों के संदर्भ में ही रिकंस्ट्रक्शन होता गया है। तो हमें महात्मा फुले और बाबा साहेब के स्त्रीवादी विचारों की जब हम बात करना चाह रहे हैं तो महात्मा फुले और बाबा साहेब के स्त्रीवादी विचार जो कह रहे हैं वो स्त्रीवादी विचार कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमें बदलाव लाना है तो पहले हमें ये बदलाव की बात जो करनी है वो बदलाव की बात स्त्री पुरुषों के विषम व्यवस्था के संदर्भ में करनी होगी, क्योंकि भारतीय समाज में जो जाति समाज है वो स्त्री पुरुषों के विषम व्यवस्था निर्माण कर हुई है और वो व्यवस्था भी स्त्री पुरुषों का विषम व्यवस्था भी एक जाति समाज के हायरार्किकल स्ट्रक्चर में है। तो यहाँ पे महिलाएं जो है, महिलाएं भी एक जिनसी नहीं, एक समान नहीं है, तो उनका प्रश्न भी हमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में देखना होगा। तो हमें बात करनी होगी जो महात्मा फुले और बाबा साहेब कह रहे हैं कि यहाँ पे बाबा साहेब कह रहे हैं यहाँ पे सरप्लस की बात हुई है, सरप्लस वीमेन की बात हुई है, इसलिए जो सती ट्रेडिशन आई है इस सती ट्रेडिशन को भी समझ कर लेना होगा। और सती ट्रेडिशन को जब हम समझ कर ले रहे हैं तो सती प्रथा को अगर हम समझ कर ले रहे हैं तो सती प्रथा को हमें स्त्री प्रश्न के संदर्भ में समझ कर जब हम ले रहे हैं उसे एक आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में भी समझ कर लेना होगा। तो सरप्लस वीमेन की बात एंडोगमी की वजह, एंडोगमी समझने के लिए भी करनी होगी, और दूसरी तरफ जो कास्ट की इकोनॉमी है उस कास्ट की इकोनॉमी समझने के लिए भी हमें सती प्रथा को भी समझ कर लेना होगा। तो महात्मा फुले और बाबा साहेब जो है वो हमें ये भारतीय समाज की जो बात कर रहे हैं वो भारतीय समाज जाति पितृसत्ता के संदर्भ में मैं बात कर रहे हैं, और उसी संदर्भ में उसी आइडियोलॉजी को लेकर ही हमें भारतीय समाज में जो महिलाओं के जो प्रश्न है वो समझ कर लेने होंगे। आज जो समकालीन जो प्रश्न है वो समकालीन प्रश्न की तरफ मैं आती हूँ कि देख रहे हैं कि बहुजन स्त्री जो है, दलित स्त्री जो है, आदिवासी जो स्त्री है, उसको इस ग्लोबलाइजेशन में जो एक हमारा जो पारंपरिक जाति न्याय जो एक व्यवसाय थे, जो काम था, वो ग्लोबलाइजेशन में वो नहीं रहा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलवेज बहुजन स्त्री को एक श्रमिक करके भी नहीं देखा है, उसे ऑलवेज एक सपोर्टर, वो श्रमिक करके उसकी गणना नहीं हुई है, वो घर के लिए काम करती है ऐसे नहीं हुआ है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी खेती होती है तो वो खेती पुरुषों के नाम होती है, फार्मर पुरुष होते हैं, स्त्री कभी फार्मर नहीं होती है, विमेन कभी शेतकरी नहीं होती है, क्योंकि विमेन जो काम करती है वो लव ऑफ लेबर की तरह देखा है, वो फैमिली के लिए कुटुंब के लिए काम कर रही है, वो घर के लिए काम कर रही है। उसका काम ना हमारे नेशन स्टेट ने कभी काउंट किया है, ना हमारे फैमिली ने काउंट किया है। ये ऐसे नहीं हुआ है, ये देखो इतनी सालों में लोगों को समझा नहीं है, ऐसे नहीं हुआ है। तो महिलाओं का श्रम इनविजिबल रखने की जो स्ट्रैटेजी है या रखने का जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल जाति पितृसत्ता अबाधित रखता है।
और जाति पितृसत्ता की जो आर्थिक व्यवस्था है वो आर्थिक व्यवस्था भी एक बलवान भी करता है। इसीलिए महिलाओं के जो श्रम है, महिलाओं के श्रम है इनविजिबल है। मैं ये इनविजिबल श्रम की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या है हमारे बहुजन महिलाओं के प्रश्न, क्या है हमारी दलित महिलाओं के प्रश्न, आज फिर से हम शहरों में माइग्रेंट होकर आए, स्थलांतर करके आए हैं। आज भी हम स्थलांतर माइग्रेशन के बाद भी जो हम काम कर रहे हैं, माइग्रेशन के बाद भी ऐसे नहीं हुआ है कि हम शहरों में आकर कास्ट पर जो बेस ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन चला गया नहीं है। आज भी हम कास्ट बेस ऑक्यूपेशन ही माइग्रेशन के बाद कर रहे हैं। जो मैं पहले बोला कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट पेट्रियार्की अभी भी ग्लोबलाइजेशन में भी हम देख रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट पेट्रियार्की हो रहा है। और इस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट पेट्रियार्की में हमारे क्वेश्चन का क्या रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, इसकी बात भी करना जरूरी है। एक तरफ दलित वीमेन जो है, वो दलित वीमेन यहाँ पे शहरों में आकर माइग्रेशन के बाद भी कास्ट बेस ऑक्यूपेशन कर रही है। हु आर द मोस्ट ऑफ द रैक पिकर्स? तो हम देख रहे हैं जो कागज, कांच, पतरा या जो कचरा उठाने वाले लोग जो है, वो कचरा उठाने वाले लोग कौन है? आज भी जो शोषित पिछड़े जाति के जो लोग हैं, जिसे हम दलित कहते हैं, वो लोग ही आज शहरों में आकर ये अनपोल्यूटेड वर्क कर रहे हैं, पोल्यूटेड वर्क कर रहे हैं। तो आज भी रिकंस्ट्रक्शन जो है, रिकंस्ट्रक्शन काम का हो, वो काम का रिकंस्ट्रक्शन फिर से कास्ट को लेकर ही हो रहा है। मतलब रैक पिकर्स हो, दलित महिलाएं हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर हो, तो डोमेस्टिक वर्कर में जो बर्तन साफ करने का काम हो या कपड़े धोने का काम हो, वो दलित महिलाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो काम माइग्रेशन के बाद भी जो हम लेबर कर रहे हैं, वो लेबर हम वही जो कास्ट बेस है वो लेबर ही कर रहे हैं। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? एक तरफ अगर हमें समाज में बदलाव लाना है, और महात्मा फुले और बाबा साहेब इन दोनों का भी जाति सिद्धांकन में सेंट्रल जो रहा है वो विमेन्स एक्सप्लॉयटेशन की बात रही है और डिवीजन ऑफ लेबरर की बात रही है, श्रमिकों की बात रही है। और वो अगर हमें समाज में ग्लोबलाइजेशन के टाइम में जो बदलाव आए हैं कास्ट को लेकर, पेट्रियार्की को लेकर, वो समझना बहुत जरूरी। वो समझने के बाद ही हम समाज के परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो मुझे एक महत्वपूर्ण जो बात लगती है बहुजन महिलाओं के लिए, कि आज हम देखते हैं कि पहली जनरेशन है जो आज फर्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आ रही है, और आज फर्स्ट जनरेशन जब एक हम विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन के लिए जब दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, बहुजन महिलाएं जब आ रही है, हाँ, तो जब क्लास में मैं जब स्टूडेंट से बात करती हूँ और पूछती हूँ कि जो कितने स्टूडेंट्स की माँ वो विश्वविद्यालय में पढ़ी हुई है, हायर एजुकेशन कितने फैमिलीज में रहा है, ये कितने जनरेशन, मतलब उनकी जनरेशन चेक करने के लिए जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि बहुजन लड़कियां ये पहली जनरेशन है जो विश्वविद्यालय में आकर मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं। मैं सोशल साइंस की बात कर रही हूँ, मैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे फीस इतना बड़ा हुआ है। आप कहेंगे ये तो बहुत जनरल है मैडम, आप जो शिक्षा की बात करें हमें मालूम है, लेकिन अगर स्त्री प्रश्नों की जहाँ पे महात्मा फुले कह रहे हैं कि विद्या विना मति गेली, अगर ये समाज बदलने के लिए महात्मा फुले और बाबा साहेब जो सूत्र जो की हमें दे रहे हैं वो एजुकेशन की दे रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें एजुकेशन नहीं मिलेगा तब तक हम हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जब तक हमें एजुकेशन नहीं मिलेगा तब तक हम हमारे कास्ट बेस ऑक्यूपेशन को ब्रेक करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो
हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज़ में आज फर्स्ट जनरेशन बहुजन महिलाओं की, बहुजन लड़कियों की जब आ रही है, तब यहाँ पे ऑटोनॉमस की बात हो रही है। क्योंकि बहुजन महिलाओं के प्रश्न बहुत है, मतलब कौटुंबिक हिंसाचार ये बहुजन महिलाओं का प्रश्न है। बहुजन महिलाओं का दूसरा प्रश्न जो है कि घर के बाहर काम करना, यहाँ पे मुंबई में आगरी कोड़ी जो वीमेन है वो मॉर्निंग 4 o'clock की पहली लोकल पकड़कर घर का पूरा काम करके लोकल पकड़कर वो घर के बाहर काम करने के लिए निकलती है। मतलब बहुजन महिलाओं का एक जो शोषण है वो शोषण फैमिली में भी होता है, और बहुजन महिलाओं का शोषण जो व्यवस्था कर रही है, जो पुरुष प्रधान व्यवस्था है, जाति प्रधान जो व्यवस्था है वो कर रही है, वो व्यवस्था जो प्रश्न है वो हमें समझ कर लेना होगा। मेरे लिए जो महत्वपूर्ण पहला जो प्रश्न है, बहुजन महिलाएं, जो बहुजन लड़कियां आज जो विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन लेने के लिए जब आ रही है, ये हायर एजुकेशन ऑटोनोमस बनना, प्राइवेट बनना, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। क्योंकि जब तक मैं नहीं पढ़ूंगी तब तक मैं ये शोषण व्यवस्था समझने के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे जो पढ़े लिखे महिलाएं हैं उनको ये व्यवस्था समझनी नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन महात्मा फुले और बाबा साहेब ये व्यवस्था बदलने का जो हमें की दे रहे, जो एक सूत्र कह रहे, जो हथियार दे रहे, वो एजुकेशन है। तो बहुजन महिला ये आगे जाकर इस एजुकेशन से वंचित रहने वाली है। क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन अभी मतलब 2020 में मैं देख रही हूँ कि ओबीसी लड़कियाँ 1-2 क्लास में जो दिखाई देती है, अगर हम प्राइवेटाइजेशन की जब अगर बात आएगी तो ये 1-2 ओबीसी लड़कियां, 1-2 दलित लड़कियां जो हमें क्लासरूम में मिलती हैं वो क्लासरूम में नहीं मिलेंगी। दूसरी मेरे लिए जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन ओबीसी महिलाओं का जो लग रहा है कि पहले जो फार्मर वीमेन जो है, हम देख रहे हैं कि खेती जो है वो खेती एक तरफ चक्र ग्लोबलाइजेशन में और कास्ट की वजह से एक चक्रव्यूह में आ गई है। और ये हम देख रहे हैं कि भारतीय समाज में जो खेती है वो खेती अगर एक संकट में अगर आएगी तो उसका जो बर्डन है, उसका बर्डन हम देख रहे हैं कि ओबीसी महिलाओं के ऊपर होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे खेती जो है वो खेती करने वाली जो संख्या है वो कुणबी मराठा है, और ओबीसी जो लोग हैं वो आज भी खेती पर डिपेंडेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कास्ट पेट्रियार्की जो है वो उसका कास्ट पेट्रियार्की का मटीरियलिटी लैंड है, भौतिकता जो है वो लैंड है, वो पाया जो है, बेस जो है वो लैंड है, जमीन है। और आज भी हम देख रहे हैं कि ओबीसी लोग जो हैं, ओबीसी लोग भी आज बहुत बड़े इस पर खेती पर डिपेंडेंट है। और आज हम देख रहे हैं कि खेती एक संकट में है। अगर फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, ये फार्मर्स जब हम कह रहे हैं कि फार्मर सुसाइड के क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो फार्मर सुसाइड के क्वेश्चन को हम महिलाओं के संदर्भ में देखना होगा। और ये बर्डन जो है हम देख रहे हैं कि फार्मर वीमेन पर भी है। तो अगर ग्लोबलाइजेशन में जो एक ग्लोबलाइजेशन जब हम अगर देख रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन में ओबीसी वीमेन के क्वेश्चंस भी हम देख रहे हैं कि बहुत ओबीसी वीमेन के क्वेश्चन में रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। और वो रिकंस्ट्रक्शन समझ कर लेना होगा, क्योंकि कास्ट बेस्ड ओबीसी वीमेन के लिए जो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन थे वो मतलब विविंग कम्युनिटी जो थी, जो जिसे हम कोष्टी कम्युनिटी कहते हैं, या जो आगरी या कोड़ी वीमेन जो है, जो ओबीसी वीमेन है, जिनका लाइवलीहुड
जो फिशिंग कम्युनिटी है उनका लाइवलीहुड जो मतलब मच्छी फिश है, वो आज हम देख रहे हैं कि वो बेघर हो रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ओबीसी वीमेन के क्वेश्चन जो है वो ओबीसी वीमेन के क्वेश्चन हमें एक फैमिली में मतलब पब्लिक और प्राइवेट पेट्रियार्की जो है, इस पब्लिक और प्राइवेट पेट्रियार्की के संदर्भ में हमें ओबीसी क्वेश्चन की तरफ जाना होगा। और हम तभी जा पाएंगे अगर हम ओबीसी पुरुषों के क्वेश्चन अलग है और ओबीसी महिलाओं के क्वेश्चन अलग है, ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो हम एक समानता की तरफ नहीं जा पाएंगे। हमें ध्यान में रखना होगा, जब महात्मा फुले कास्ट और पेट्रियार्की को समझ रहे, वो कभी भी जब अगर कोई भी अखंड हो, कुछ भी लिखाई हो, या महात्मा फुले ने जो आह्वान किया हो या उद्बोधित किया हो, उनके संबोधित करने में स्त्री पुरुष सर्व कष्ट करी व्हावे कुटुंब पोसावे आनंदाने, जब महात्मा फुले ये रख रहे तो महात्मा फुले के कहने में स्त्री ये पहला वर्ड है, शब्द है। आज भी हम मुलानो जब कहते हैं, मतलब हम जब बात करते हैं हमारे बातों में लड़का ये सेंट्रल होता है, लेकिन महात्मा फुले हमें जब बात करें वो उनकी पहली बात स्त्री पुरुष सर्व कष्ट करी भावे कुटुंबा पोसावे आनंदाने, वो कह रहे कि विमेन और मेन, ऐसे हमें महात्मा फुले कह रहे हैं। और हमें जब एक नए समाज निर्माण के लिए जो मूवमेंट करनी है, वो नए समाज के मूवमेंट के लिए हमें विमेन और मेन दोनों को इस लड़ाई में एक साथ लाने की जरूरी है। और वो तभी हो सकता है जब दलित, आदिवासी, ओबीसी महिलाएं एक साथ मूवमेंट में आएंगी और दूसरी तरफ एजुकेशन में आएंगी, और वो जो लेबर का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है उस लेबर के रिकंस्ट्रक्शन भी की बात होगी, तभी जाकर हम इस नए समाज की तरफ हम जा पाएंगे। क्योंकि ओबीसी वीमेन का तो मुझे ये बहुत ये लगता है, क्योंकि ओबीसी मूवमेंट में मंडल कमीशन के बाद एक ओबीसी क्वेश्चन की बात जरूर हुई है, रिजर्वेशन की बात जरूर हुई है, लेकिन हमें ओबीसी महिलाओं के प्रश्नों की बात करते समय ये ध्यान में रखना होगा, हमें ओबीसी क्वेश्चन की बात करते समय एक ओबीसी कॉन्शियसनेस की बात करनी होगी। और वो ओबीसी कॉन्शियसनेस की बात हम तभी कर पाएंगे जब हम इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर में विमेन्स क्वेश्चन की बात हुई है, उस विमेन्स क्वेश्चन की बात जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम ओबीसी कॉन्शियसनेस नहीं लेकर आ पाएंगे। और वो ओबीसी कॉन्शियसनेस तभी आएगा जब हम ओबीसी क्वेश्चन को जाति पितृसत्ता के संदर्भ में देखेंगे। और इसको अगर हम देखना इसको और वो ओबीसी कॉन्शियसनेस कब आ सकता है? ओबीसी कॉन्शियसनेस तब आएगा जब पहले हम हमारे महिलाओं के क्वेश्चन की बात करेंगे। जब तक हम खाली हमारे आइडेंटिटी की बात करें, मैं आइडेंटिटी की बात करने के खिलाफ नहीं हूं, हमें नए समाज के निर्माण के लिए आइडेंटिटी की बात करनी होती है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी मेनस्ट्रीम नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी की बात करते करते हमारे मटेरियल क्वेश्चन की बात करनी होगी, और हमारे भौतिक क्वेश्चन की बात खाली रिजर्वेशन में नहीं है। रिजर्वेशन ये हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन की बात करनी होगी। लेकिन हमें एक ओबीसी, क्यों हमारी ओबीसी महिलाएं मुझे ऐसे लगता है कि पीछे हैं, मैं विश्वविद्यालय में भी देखती हूँ, यूनिवर्सिटीज में देखती हूँ, हमारे ओबीसी लड़कियां इतने आगे नहीं होती है जितना बाकी फेमिनिस्ट लड़कियां होती हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इस जाति समाज ने हमें डिवीजन ऑफ लेबर करके हमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में खड़ा किया है, और हमें एक
डिफरेंशिएशन में खड़ा किया, मतलब हमें एक भेद खड़ा किया है, और वो भेद जाति का है। और वो भेद जब हम जाति का है, वो हमें कभी प्राउड देता है तो कभी शेम देता है। तो वो हम ऑलवेज हमारे जो नीचे खड़े हुए हैं उनके संदर्भ में हमारा कास्ट का प्राइड की बात हम करते हैं। हम ऑलवेज कहते हैं कि मैं XYZ हूँ और मैं इनकी तरह नहीं हूँ। जब मैं इनकी तरह नहीं हूँ मीन्स मेरे नीचे जो जाति समाज की लड़कियां होती या जाति समाज होते, उनके संदर्भ में मेरे आइडेंटिटी का कंस्ट्रक्शन होता है। तो हमारे आइडेंटिटी का कंस्ट्रक्शन जो है वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है, और वो दूसरों के संदर्भ में जब होता है, वो दूसरों के संदर्भ में होते समय प्यूरिटी का पोल्यूशन का आइडिया काम करता है। और वो जब होता है ये हमें ओबीसी कॉन्शियसनेस नहीं देता है। अगर हमें ओबीसी कॉन्शियसनेस देना होगा, जब तक हम हमारे महिलाओं को, पुरुषों को क्वेश्चन की बात करते समय हमें ओबीसी कॉन्शियसनेस देना होगा। और ओबीसी कॉन्शियसनेस देने के लिए हमें ये बताना होगा कि हम मागास वर्ग है, हम शोषित है, और हम शोषित है मीन्स हमें एक ये जो एक कास्ट और पेट्रियार्की है, वो कास्ट पेट्रियार्की कैसे काम करती है, ये जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक हमारे नीचे जो खड़े हैं उनके संदर्भ में हमारी आइडेंटिटी की जब तक हम बात करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम ओबीसी कॉन्शियसनेस दे पाएंगे। क्योंकि मैं देखती हूँ ओबीसी कॉन्शियसनेस स्टूडेंट्स के पास नहीं है, क्योंकि ओबीसी को इस जाति समाज में, जैसे दलित और आदिवासी और नोबैडिक महिलाओं का जो शोषण एक जाति पितृसत्ताक व्यवस्था करती है, ऐसे अत्याचारों का सामना ओबीसी महिलाओं को नहीं करना होता है। ओबीसी महिलाओं के क्वेश्चन दलित महिलाओं के क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि ओबीसी महिलाओं को उसको प्यूरिटी पोल्यूशन का आइडिया उसके ऊपर की महिलाओं के संदर्भ में है। उसको आज भी उसका जो ऑनर है, वो ऑनर उसको उसको घर में बंदिस्त करने की वजह से है। उसको बंदिस्त ओबीसी महिलाओं को हम देखते हैं कि ओबीसी महिलाओं को ऑलवेज ये बताया जाता है कि हम गांव के अंदर रहने वाले हैं, हम गांव के बाहर रहने वाले लोग नहीं हैं। ओबीसी महिलाओं ने जो ऑनर की बात होती है, वो ऑनर की बात ओबीसी महिलाओं को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दलित महिलाओं को ऑनर की बात नहीं होती। यहाँ पे वीमेन के ऑनर को लेकर ही जाति पितृसत्ताक समाज बना है। दलित महिलाओं को भी प्यूरिटी और पोल्यूशन को सामना करना पड़ता है, ओबीसी महिलाओं को भी प्यूरिटी और पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से दलित महिलाओं को एक दलित कॉन्शियसनेस आया है, वो दलित कॉन्शियसनेस आम्बेडकरी मूवमेंट की वजह से आया है। वो ओबीसी महिलाओं को ओबीसी कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ओबीसी कॉन्शियसनेस की बात हमें ओबीसी महिलाओं के प्रश्नों के संदर्भ में करनी होगी, और वो ओबीसी कॉन्शियसनेस तभी आएगा, यहाँ पे ओबीसी महिलाओं के प्रश्नों की बात करनी होगी, और ओबीसी महिलाओं को इस मूवमेंट में हम जब तक नहीं ले आएंगे तब तक ओबीसी कॉन्शियसनेस नहीं आएगा। ओबीसी कॉन्शियसनेस खाली रिजर्वेशन की बात करके नहीं आएगा। ओबीसी कॉन्शियसनेस तभी आएगा जब हम ये जो ओबीसी जो स्टेट कैटेगरी है, ये स्टेट कैटेगरी बहुत ही मुझे ये लगता है कि हम अदर बैकवर्ड क्लास है, ये जो एक ओबीसी स्टेट कैटेगरी जो बनी है, इस स्टेट कैटेगरी को खोलकर हम इसको एक जाति पितृसत्ताक समाज में रखकर जब तक हम बात नहीं करेंगे कि हाँ हमारा भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे जाति पितृसत्ताक व्यवस्था की वजह से होता है, और हमें इस गुलामगिरी को, इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर के खिलाफ खड़ा होना होगा, और हमें फुले अम्बेडकर आइडियोलॉजी लेकर ही लड़ना होगा। तब ही जाकर ओबीसी कॉन्शियसनेस आएगा। नहीं तो मुझे ऐसे लगता है कि हम खाली रिजर्वेशन में अटके रहेंगे, और हम जो एक
कास्ट की जो मटीरियलिटी है उस मटीरियल भौतिकता की तरफ नहीं आएंगे। ओबीसी महिलाओं की सक्षमीकरण की जब बात करनी है तो ये ज़रूर है कि कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ओबीसी वीमेन को पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना है कि नहीं। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ। रिजर्वेशन ये एक स्टेप है। मैं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेप है जिससे हम थोड़ा आगे जाएंगे। लेकिन रिजर्वेशन लेकर हमें आगे, मतलब रिजर्वेशन को एक स्टेप की तरह देखना है, लेकिन हमें यहाँ पे अगर नव समाज निर्माण की बात करनी है तो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन की मटीरियलिटी की तरफ जाना होगा। और उस मटीरियलिटी की तरफ अगर हमें जाना है तो हमें जो बाबा साहेब या बाद में जो दादा साहेब गायकवाड़ हैं, ये एक मटीरियल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहेब लैंड के नेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उस नेशनलाइजेशन की बात हमें करनी होगी। हमें महिलाओं, मेन एंड वीमेन के एजुकेशन की बात करनी होगी। हमें जो वर्क की वजह से, जिस काम की वजह से हमारा ह्यूमिलिएशन होता है और जिस काम की वजह से सरप्लस, जो कास्ट इकोनॉमी में सरप्लस शेट्टी और भटजी लेकर जाते हैं, उस सारे चीज़ों की बात लेकर हमें मूवमेंट करना होगा। खाली हमें रिजर्वेशन के लिए मूवमेंट नहीं करना है। तो हमें विमेंस क्वेश्चन के स्त्री पुरुष क्वेश्चन को लेकर मूवमेंट करनी होगी। तो हमें लैंडलेस लेबरर की बात करनी होगी, हमें लैंड के नेशनलाइजेशन की बात करनी होगी, हमें इंटरकास्ट मैरिजेस की बात करनी होगी, हमें सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबरर की बात करनी होगी। और दूसरी तरफ जब हम लिंगाधारी जो श्रम विभागनी है, इस लिंगाधारी श्रम विभागनी को हमें जाति आधारित श्रम विभागनी को एक साथ देखकर हमें बात करनी होगी, तो ही हम एक ओबीसी कॉन्शियसनेस लेकर आ पाएंगे। नहीं तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाली महिलाओं, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेन के पास ओबीसी कॉन्शियसनेस है और महिलाओं के पास ओबीसी कॉन्शियसनेस नहीं है, इसे मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर हमें मूवमेंट समझ कर लेना होगा, आगे जाना होगा, तो हमें एक समाज के लिए प्रबोधन करना होता है। अगर जब तक हम प्रबोधन नहीं करेंगे तो हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रबोधन से एक हम कॉन्शियसनेस देते हैं। वो कॉन्शियसनेस हमें सेल्फ के लिए, मतलब स्व को भी बदलता है और वो स्व समाज को बदलने के लिए काम करता है। और वो बदलने के लिए कॉन्शियसनेस की बहुत ज़रूरी होती है, और वो कॉन्शियसनेस मुझे ऐसे लगता है वो लेकर आना होगा। और दूसरा, ओबीसी महिलाओं को संगठन में लेकर आना होगा, और स्त्री और पुरुषों ने एक साथ मूवमेंट करनी है। क्योंकि जब तक हम एक साथ मूवमेंट में काम नहीं करेंगे तब तक हम स्त्री प्रश्नों की बात करते रहेंगे। लेकिन स्त्री प्रश्नों की बात करते करते उसमें बदलाव लाने के लिए स्टैंड पॉइंट का मतलब जरूरी होता है। वो स्टैंड पॉइंट की बात या उस प्रश्नों की बात, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर मैं महिला हूँ तो ही मैं मेरे प्रश्न समझ सकती हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर मेरे जो प्रश्न है वो प्रश्न मैं मूवमेंट में लेकर आऊंगी, बात होगी, तो ये स्ट्रैटेजीज बनेंगे। तो ये दोनों ने, मतलब स्त्री पुरुषों ने एक साथ मूवमेंट में काम करना होगा, ऐसे मुझे लगता है। नहीं तो हमारे क्वेश्चंस रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, व्यवस्था हमारे प्रश्नों को नया चेहरा देती रहेगी और हम उस प्रश्नों के नए चेहरों को लड़ते रहेंगे, लेकिन वो लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक वो ठीक से समझकर हम अगर नहीं कर पाएंगे तो। और जब मैं कह रही हूँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि हमारी मूवमेंट
ये रिजर्वेशन में अटकी नहीं रहे, तो एक कॉन्शियसनेस की बात होनी चाहिए, और वो कॉन्शियसनेस जाति के खिलाफ की होनी चाहिए। तो वो जाति एनिलिशन की तरफ हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम हमारे नए समाज की तरफ नहीं जाएंगे। और कास्ट एनिलिशन की तरफ जाना होगा, तो कास्ट एनिलिशन की तरफ जाने के लिए हमें ये प्रश्नों की बात करते करते ये कॉन्शियसनेस की भी बात करनी होगी। और मैं यहाँ पे आपको धन्यवाद कहती हूँ, मुझे बोलने के लिए आपने बुलाया। तो मैं भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली इनको धन्यवाद कहती हूँ। जो लोग मुझे सुन रहे थे उनको भी धन्यवाद कहती हूँ। और कुछ क्वेश्चंस है तो मैं ज़रूर स्वागत करूँगी उस क्वेश्चन को रखने के लिए। धन्यवाद।